हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और आपको याद है जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर या सीस्मिक वेव्स के बेसिस पर हम लोग अर्थ को बेसिकली 3 लेयर्स में पढ़ सकते हैं, 3 परतों में। और मैंने आपको जो पिछला लेक्चर दिया था, जो हम लोगों ने डायग्राम से समझा था, पिछली क्लास में मैंने आपको ब्रॉड डायग्राम बना के बताया था। आज हालांकि मैंने आपके लिए एक तैयार कर रखा है डायग्राम। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर मिस किया हो वो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, मेरे पिछले लेक्चर पे जा सकते हैं और उसका एक रिव्यू ले सकते हैं। तो हम लोग ये जो आज तीनों लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो मैं उस पर वापस आता हूँ और हम लोग 2 मिनट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लिथोस्फेयर यहाँ लिख चुके हैं। आपको मैंने ये भी कहा था कि जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है पृथ्वी की परतों के, वो कई लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से समझाए हुए हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जैसे बनते हैं, हम लोगों को उसी तरह से चीज़ों को पढ़ना होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस वर्गीकरण के अनुसार जो हमें भूकंपीय तरंगों ने दिखाया, जो हमें सीस्मिक वेव्स ने बताया, उसके अनुसार पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है उसे हम लोग स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। इसकी डेंसिटी जो मैंने आपको यूनिट बता रखी है कि हमेशा डेंसिटी को, घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में दिखाते हैं, यानी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको शॉर्ट पे क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं 3.5। आपने ये भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सरफेस से, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्राउंड सरफेस से, धरातल से, तो पदार्थों का घनत्व बढ़ता है। एज वी गो डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स इंक्रीज। स्थल मंडल के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि स्थल मंडल के ही टुकड़े, उसी के कुछ पार्ट्स, हार्ड पार्ट, सख्त जो टुकड़े हैं, उनको हम प्लेट्स कहते हैं। और प्लेट्स स्थल मंडल का पार्ट हैं और वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि मैंने पिछले डायग्राम में बताया था, अभी फिर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है कि जैसे प्लेट्स कभी कभी आमने सामने खिसकते हैं, टकराते हैं, तो पर्वतों का निर्माण होता है, इनके कॉलिजन से माउंटेन्स बनते हैं, जिनको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं बेसिकली, जो मोड़दार पर्वत हैं। और कई बार जो प्लेट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ शो किया हुआ है, प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में खिसकते हैं, तो वहाँ पर तनाव मूलक बलों की वजह से, टेंशनल फोर्सेस की वजह से, खिंचाव की वजह से वहाँ पे फिशर्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, या फिर वहाँ पर बड़े बड़े जो रिफ्ट हैं या भ्रंश हैं, फॉल्ट हैं, वो बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन स्थल मंडल या प्लेट्स जिसके टुकड़े हैं, जिसके पीसेस हैं, वो किसके ऊपर है? वो दुर्बलता मंडल के ऊपर है। आप लोगों को मैंने दुर्बलता मंडल के लिए बताया था, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, कि दुर्बलता मंडल पार्शली मोल्टन स्टेट में है, ये आंशिक रूप से पिघला हुआ है, न यहाँ की चट्टानें बिल्कुल सॉलिड हैं, न यहाँ की चट्टानें बिल्कुल लिक्विड हैं, यानी आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है, और इस तरह से एक चिकनी सतह देता है प्लेट्स को फिसलने के लिए, यानी प्लेट्स इस पर मूव कर सकते हैं ईजीली। तो इसको, क्योंकि ये न सॉलिड है न लिक्विड है, ये रबर की तरह कुछ इलास्टिक है, तो हम इसको एक कमज़ोर जोन कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? दुर्बलता मंडल। तो इसको इंग्लिश में हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। तो स्थल मंडल किसके ऊपर सिचुएटेड है? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, यानी लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है। तो अगर हम ऐसे ले तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्लेट्स जो स्थल मंडल का पार्ट है वो किसके ऊपर मूव कर रहे हैं, किसके ऊपर गतिशील है? वो दुर्बलता मंडल के ऊपर गतिशील है। हम जब स्थल मंडल की बात कर रहे थे तो इसकी हमने एवरेज थिकनेस, इसकी औसत मोटाई 100 किलोमीटर पड़ी थी।
पिछले लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, हालांकि उसमें हमने डायग्राम से ही समझा था। आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में और लेंगे। हम फिर जैसे नीचे जाते हैं तो 2880 किलोमीटर की गहराई पर यहाँ से 2880 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की एक और परत है। लेकिन ये वाली कौन सी परत है और ये वाली कौन सी परत है का हमने नाम लिखा हुआ है। ये जो लेयर है, ये वाली जो हमें यहाँ पर एक बड़ी परत नज़र आ रही है, एक बड़ी लेयर नज़र आ रही है, इसको हम उत्ताप मंडल कहते हैं, इसको हम पायरोस्फीयर कहते हैं। और उत्ताप मंडल या जो पायरोस्फीयर है उसकी डेंसिटी और ज़्यादा है, 5.6 है, यानी 5.6 है। और उत्ताप मंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसके बाद हम जो सबसे अंदरूनी परत की बात करते हैं, इसको आपने कई बार कोर के नाम से भी पढ़ा है, जो पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है, उसको हम लोग इस अंदर वाली लेयर को गुरुमंडल या बैरोस्फीयर कहते हैं। और जो बैरोस्फीयर है वो सबसे हैवी है। आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेंसिटी, इसका जो घनत्व वैरी करता है वो 8 से 11 के बीच में वैरी करता है। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रहे, हर वर्गीकरण में क्योंकि डिफरेंस है ओपिनियंस के, जो विचारधाराओं के फ़र्क हैं वो तो आएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं पूरा। तो मैं आपको स्थल मंडल के बारे में और जो उत्ताप मंडल है और जो गुरुमंडल है उसके बारे में आपको आज और एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने स्थल मंडल से शुरू करना है पढ़ाना, लिथोस्फीयर से। और एक चीज़ साइंस में, विज्ञान में, ज्योग्राफी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कहीं ना कहीं से तो शब्दावलियाँ आती ही हैं, कहीं ना कहीं से वो जो टर्म्स हैं वो कॉइन होते हैं। और हम लोग अक्सर ये पढ़ते हैं कि साहब ये शब्द कहाँ से आया और वो शब्द कहाँ से आया, तो नेचुरल सी बात है कि उनको पढ़ना भी ज़रूरी होता है। आप लोगों ने जो यूरोपियन लैंग्वेज है, जिसको हम यूरोपियन भाषा कहते हैं, साइंस में काफ़ी योगदान रहा है। मॉडर्न साइंस में जो लैटिन वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, यानी जो लैटिन शब्द हैं या यूनानी शब्द हैं, तो अगर मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ लिथोस्फीयर से, जो मैं यहाँ नंबर 1 लिख रहा हूँ, स्थल मंडल। लिथोस्फीयर। अब आप जरा इस वर्ड पे जाइए। ये जो लिथोस है, ये लिथोस्फीयर, इसको आप लिथोस या केवल लिथो भी लिख सकते हैं। और लिथ या लिथो का मतलब होता है पत्थर, यानी स्टोन, रॉक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका जो मीनिंग है या जो इसका अर्थ है वो है चट्टान, यानी इसको हम लोग स्टोन कह सकते हैं या आप इसे रॉक कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये साफ होता है कि स्थल मंडल सख्त है, सख्त चट्टानों का बना हुआ है। तो लिथोस से नाम लिथोस्फीयर आया। मैंने आपको लिथोस्फीयर के लिए अभी बताया कि इसका घनत्व कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है। आपने अभी डायग्राम पे गौर किया होगा, बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। तो हम लोगों ने इसकी जो डेंसिटी है वो अभी पढ़ी थी 3.5, ऊपर की परत है। और जो स्थल मंडल है ये किससे मिलकर के बना है? आपको जो मैं एक पुरानी क्लासिफिकेशंस जो मैंने आपको पिछले क्लासेस में पढ़ाए थे उसको से लिंक कर देता हूं। तो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, क्रस्ट जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम रहते हैं, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से निर्मित है। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि जिन्होंने नहीं ये टॉपिक पढ़ा हो, आप मेरे पुराने लेक्चर्स पे जाइए।
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको मिल जाएंगे मेरे पुराने लेक्चर्स। तो इसमें हम लोग स्थलमंडल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से जो बना है, आपको मैंने ये एक बहुत आम क्लासिफिकेशन है, बहुत जनरल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि जो क्रस्ट है वो सबसे पतली परत है ऊपर की, द मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ, और उसके नीचे फिर एक बड़ी परत मेंटल की आ जाती है। कुछ मेंटल हम बीच की परत को कह सकते हैं, और सबसे अंदर कोर है। तो वो जो अलग वर्गीकरण हमने पढ़ा था, अलग क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके हिसाब से तो यहाँ पर आप लोगों को स्थलमंडल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से निर्मित है, यानी मेंटल का जो ऊपर का पार्ट है, यानी जो लिथोस्फीयर है इज मेड ऑफ क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। इसकी आपने एवरेज थिकनेस कितनी, अभी बोर्ड पे मैंने आपको बताया था डायग्राम के अकॉर्डिंग कि इसकी जो औसत मोटाई है, इसकी जो एवरेज थिकनेस है, वो औसत मोटाई कितनी है इसकी, यानी इसकी जो एवरेज थिकनेस है, एक चीज का ध्यान रखें, बोर्ड पे मैंने कोई चीज नीचे लिख दी है, ऊपर लिख दी है, लेकिन टॉपिक वही चल रहा है हमारा। तो एवरेज थिकनेस इसकी कितनी है, 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर। यानी ये जो लिथोस्फीयर है, जिसको हम लोग स्थलमंडल कह रहे हैं, ये क्रस्ट और ऊपर के मेंटल का पार्ट है, दोनों का मिला करके, और ये करीब करीब 100 किलोमीटर मोटा है। तो अगर मैं प्लेट्स की बात करूं तो प्लेट्स की मोटाई भी अंदाजन यही होनी चाहिए, यानी जो एवरेज थिकनेस है प्लेट्स की, जो ऊपर मूव करते हैं, स्थलमंडल का हिस्सा है, यानी जो लिथोस्फीयर के पीसेस हैं, उसका पार्ट है, उनकी भी एवरेज थिकनेस यही बैठती है। तो ये आपको मैंने जो बताया, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो और चीज़ें हैं लिथोस्फीयर के बारे में। हम लोग जब चट्टानों की बात करते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपने अभी पढ़ा कि इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो लिथोस पत्थर या चट्टान है। तो हम लोग जब चट्टानों की बात करें तो इसके अंदर आपको जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की बहुलता मिलेगी, यानी इसमें ग्रेनाइट चट्टानें ज्यादा हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं इंग्लिश में, इट इज डोमिनेंट इन ग्रेनाइट्स। तो इसमें ग्रेनाइट पत्थर आपको ज्यादा मिलेगा। आपको याद है ग्रेनाइट हम इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान में पढ़ते हैं, यानी जो लावा से बनती है। और आपको सियाल, सीमा और निफे का वर्गीकरण याद होगा। सिलिका और एल्यूमिनियम से सियाल बना, SiAl। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बना, SiMa। और एक निफे निकल, फेरियम, यानी निकल और लोहा। तो इस तरह से जो ऊपर का स्थलमंडल है, उसके अंदर क्या ज्यादा मिलता है आपको, सिलिका एंड एल्यूमिनियम is found more, यानी इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम भी काफी ज्यादा है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस बात का ख्याल रहे, मैंने ऊपर जो डोमिनेंस बताई है वो ग्रेनाइट चट्टानों की है। सो हियर यू कैन मेक ए डिफरेंस आउट। अगर यहाँ देखें तो मैंने ग्रेनाइट रॉक्स की बहुलता लिखी है, उनकी डोमिनेंस लिखी है, लेकिन अगर हम और मिनरल्स पे या जिन चीज़ों से उसका कॉम्पोजिशन है उस पर जाएँ तो स्थलमंडल के अंदर आपको सिलिका और एल्यूमिनियम भी ज़्यादा मिलता है। ऑलराइट, अभी अगर हम और जो विशेषताएं हैं उसकी बात करें, मैंने प्लेट्स का नाम आपको बताया। प्लेट्स किसके पार्ट हैं? प्लेट्स थलमंडल के लिथोस्फीयर के ही टुकड़े हैं, जिनको हम आगे वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे।
और आपको मैंने ये भी कहा था कि प्लेट्स जब टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, या जब प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट जाते हैं, जब एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हलचलें होती हैं उन्हीं को हम लोग अर्थक्वेक्स के नाम से जानते हैं, यानी भूकंप के नाम से। तो प्लेट्स स्थल मंडल का ही अंग हैं। Plates are parts of lithosphere itself. ये एक और बात हुई। अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्थल मंडल, या जिसको मैं अभी प्लेट्स के रूप में इसके पीसेस बता रहा था, तो स्थल मंडल या जो प्लेट्स हैं दुर्बलता मंडल पर स्थित हैं। डायग्राम पे नजर रखिएगा जो मैंने बना के दिया आपको, यानी स्थल मंडल या प्लेट्स किसके ऊपर सिचुएटेड है, किसके ऊपर है, वो एस्थेनोस्फीयर के। तो आई कैन राइट डाउन इन इंग्लिश लाइक दिस, लिथोस्फीयर या फिर प्लेट्स आर सिचुएटेड ओवर द एस्थेनोस्फीयर। दोनों मीडियम के विद्यार्थी बाइलिंगुअल पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं, तो इससे दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ लाभ मिल सकता है। और साइंस में जो कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है या कोई और विषय है, तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि साहब हमको हिंदी आती है, हमको इंग्लिश ही आती है। तो उससे आप दोनों जो स्टूडेंट्स हैं दोनों मीडियम्स के, तो वो सब इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्थल मंडल या प्लेट्स के लिए क्या बोल रहे हैं कि वो किसके ऊपर सिचुएटेड है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, यानी दुर्बलता मंडल के ऊपर। मैं आपको जो चीज़ें लिख के दे रहा हूँ आप इनको काइंडली नोट करिएगा। और अब हम लोग ये भी कह सकते हैं क्लियरली बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझा दूं आपको कि जो प्लेट्स है दुर्बलता मंडल पर गतिशील हैं। ये ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह से हम लिख दें तो, यानी प्लेट्स आर मूविंग ओवर एस्थेनोस्फीयर। और जो प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है, प्लेटों में जो गति हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, प्लेटों में गति के इस क्रम को हम लोग प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यानी प्लेट टेक्टोनिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी आप भूकंप ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो इस शब्द का ख्याल रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। The movement in plates is known as plate tectonics, right? Very important term to remember.
ये मेरा काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा, बड़ा टॉपिक होगा, आगे बढ़ेंगे इसको हम। प्लेट्स कितने प्रकार के होते हैं, प्लेट्स कैसे टकराते हैं, भूकंप क्यों आते हैं, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों होती है, ज्वालामुखी क्रिया क्यों होती है। और ये ज्योग्राफी के बहुत बुनियादी टॉपिक्स हैं, बड़े बेसिक टॉपिक्स हैं। तो ये मैंने आपको किसकी जानकारी दी, लिथोस्फीयर या स्थल मंडल की। दुर्बलता मंडल के लिए मैं क्योंकि इसको ऐसे बोलूं कि वो प्लेट से कनेक्टेड है, तो हम एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं इसको क्लियरली यहीं पर ही। मैंने अभी बताया आपको कि जो दुर्बलता मंडल है वो आंशिक रूप से पिघला हुआ है, यानी वो पार्शियली मॉल्टन स्टेट्स में है, यानी मॉल्टन स्टेट में है। तो वो चीज़ भी यहाँ जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ दुर्बलता मंडल आंशिक रूप से पिघली अवस्था में है। Asthenosphere is in partial molten state। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है, पार्शियली मॉल्टन स्टेट में है, न ये पूरी तरह से सॉलिड है, न पूरी तरह से लिक्विड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। अब हम लोगों ने दूसरी लेयर कौन सी पढ़ी है, मैं उस पर आता हूं। आप लोगों ने जो उत्ताप मंडल पढ़ा, जिसको हम लोग पायरोस्फीयर कह रहे हैं, वहां मैं इसको लेयर नंबर 2, तो हम लोग यहां पर इस नंबर 2 को उत्ताप मंडल लिखते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको बताया पायरोस्फीयर। पायरो मतलब टेम्परेचर, पायरो मतलब तापमान। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है। तो जो उत्ताप मंडल है, पायरोस्फीयर है, ये आप जरा डायग्राम से गौर करिए कितनी गहराई तक है ये 2880 किलोमीटर की गहराई तक है, एक्सटेंडेड up to a depth of 2880 किलोमीटर्स। ये मैंने आपको अभी समझाया था उसके अंदर। और क्योंकि ये काफ़ी बड़ी परत है, आप डायग्राम में भी इसको देख रहे होंगे, बहुत लार्ज लेयर है, काफ़ी थिक है ये लेयर। आपको इसकी मैंने डेंसिटी कितनी बताई थी, इसका घनत्व कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी 5.6 पढ़ी है आपने, यानी इसका घनत्व 5.6 है। काफ़ी बड़ी लेयर है, काफ़ी मोटी परत है, काफ़ी तरह का मटेरियल इसके अंदर है, काफ़ी तरह के खनिज और चट्टानें इसके अंदर मिलती हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो जोन है इसमें क्योंकि काफ़ी तरह के पदार्थ मिलते हैं, तो इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड जोन। टर्म्स टू बी रिमेंबर्ड वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से इनको आप याद रखिएगा। तो मिश्रित मंडल भी कहते हैं। अब आपको मैंने जो स्थल मंडल बताया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि ग्रेनाइट ज़्यादा मिलता है, उसमें ग्रेनाइटिक चट्टानें ज़्यादा मिलती हैं। तो आपको याद है एक लावा से बनने वाली एक और चट्टान हमने पढ़ी है, जो इग्नियस रॉक ही है, आग्नेय चट्टान ही है, बेसाल्ट। तो इसके अंदर किसका डोमिनेंस है, तो आप लिख सकते हैं इसमें
बेसाल्ट की बहुलता है। बहुलता समझते हैं ना, बहुलता का मतलब हुआ ज्यादा, तो इसमें बेसाल्ट की बहुलता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इट इज डोमिनेंट इन बेसाल्ट। तो ये एक खास बात हुई उत्ताप मंडल की। इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखने को है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी डेप्थ 2880 तक है, 2880 किलोमीटर तक है। इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, 5.6 हो गई है। इसे बहुत तरह के मिक्स्ड मटेरियल की वजह से इसको मिक्स जोन कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी एक एलिमेंट को उठाएं तो इसमें बेसाल्ट ज़्यादा मिलता है। राइट, नाउ द थर्ड वन। हम लोग जो तीसरी परत है उसका नाम डायग्राम में पढ़ रहे थे बैरिस्फीयर। उसको हम लोग गुरुमंडल कहते हैं। गुरुमंडल का मतलब हुआ यहां पे कि जो केंद्र में है, इसलिए जो तीसरी परत है गुरुमंडल, आपको मैंने इंग्लिश में इसके लिए बताया बैरिस्फीयर। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चंस में जो अंग्रेजी की टर्म्स हैं, अंग्रेजी के जो शब्द हैं, वो हिंदी में कुछ इस तरह से लिख के दे दिए जाते हैं, तो खासा परेशान कर देते हैं हिंदी मीडियम वालों को। तो आप इंग्लिश की टर्म्स को भी थोड़ा दिमाग में ज़रूर रखिए, केवल कम से कम टर्म्स थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जानते हैं ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, आईएएस से लेके तमाम एग्ज़ाम्स में सभी बायलैंग्वेज आते हैं, यानी वो द्विभाषीय होते हैं। हिंदी में भी होगा तो इंग्लिश में भी होगा, या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में होगा। तो आप लोग जो रीजनल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी है, प्रादेशिक भाषा में सॉल्व करते हैं, कहीं भी आपको डाउट होता है तो उसके आप इंग्लिश वाले वर्जन को ज़रूर देखें एक बार कि उसमें इसका इंग्लिश का टर्म क्या दे रखा है, क्योंकि कई बार काफ़ी दुविधा में हम पड़ जाते हैं। तो ये जो बैरिस्फीयर है सबसे भीतरी परत हुई, इनर मोस्ट लेयर, सबसे भीतरी परत है। आपको अगर मैं ऐसे बोलूं कि अर्थ का सेंटर इसी में है, तो पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है, एक्सटेंडेड अप टू सेंटर ऑफ द अर्थ। डेंसिटी की बात करें, घनत्व, इस क्लासिफिकेशन के अंदर इसकी डेंसिटी कहाँ से कहाँ वैरी करती है? 8 से 11। सबसे अंदर का पार्ट है भारी है, तो पदार्थ कैसे मिलते हैं? भारी पदार्थ मिलते हैं, हैवी मटेरियल मिलता है, इसको आप हैवी मेटल्स भी कह सकते हैं। तो भारी पदार्थ या हैवी मटेरियल्स में क्या मिलता है? खास तौर पर निकल व लोहा, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, निकल एंड आयरन। क्या एक केंद्र सबसे भारी है और सबसे ज़्यादा भारी और ठोस धातुओं का बना हुआ है? तो आज की क्लासिफिकेशन में हमने इन तीनों लेयर्स को पिछले लेक्चर के कंटिन्यू करने के इस दौर में हमने जो डिटेल है वो आज लिखी है। तो आप लोगों को तीनों लेयर्स अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कई अलग अलग प्रकार से पढ़ा है, तो आज हमने उसको एक्सप्लेन करके इसमें देखा है पूरा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हैव ए नाइस टाइम, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।